समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। नाम था भीमा। उसके पास कुछ गायें थीं और वही उसका रोजगार था। दिन भर जंगलों में गायें चराता, बांसुरी बजाता और शाम को दूध बेचकर अपने और अपनी बूढ़ी मां का गुजारा करता। दूसरी तरफ उसी राज्य में एक बेहद खूबसूरत और चतुर राजकुमारी रत्नावली थी। वो तीरंदाजी, घुड़सवारी और राजनीति में भी निपुण थी, पर उसे महल का बंद जीवन पसंद नहीं था। अक्सर वो छुपकर साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकल जाती। एक दिन रत्नावली जंगल में घूमते हुए रास्ता भटक गई। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते हुए भीमा पर पड़ी। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वो जैसे खो सी गई। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम मुझे महल तक का रास्ता बता सकते हो? भीमा ने कहा, मैं खुद आपको छोड़ देता हूं। जंगल में अकेली लड़की का घूमना ठीक नहीं। रत्नावली ने उसकी सादगी और सज्जनता को महसूस किया। जब वो उसे महल के पास छोड़ने आया, उसने अपना असली परिचय नहीं दिया। बस कहा, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। अगले दिन ग्वाला रोज की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन उसे एक अजीब सी चीज मिली, एक सोने का सिक्का जो आधा जला हुआ था। उस सिक्के पर राजपरिवार का निशान था। उसे समझ नहीं आया कि सिक्का यहां कैसे आया, और यहीं से शुरू होती है कहानी में सस्पेंस। भीमा उस आधा जले हुए सोने के सिक्के को लेकर घर पहुंचा। उसने मां को दिखाया। मां ने सिक्के को देखकर घबराकर कहा, बेटा, ये तो राजमहल का निशान है। ये सिक्का तो खास राजकोष में होता है। तूने ये कहां से पाया? भीमा ने सब बताया, लेकिन मां ने समझाया, बेटा, इससे दूर ही रहे। ये तुझे मुसीबत में भी डाल सकता है। पर भीमा के मन में एक सवाल घर कर गया। राजमहल का सिक्का जला हुआ, वो भी जंगल में क्यों पड़ा था? उधर राजमहल में कोहराम मचा था। राजकुमारी रत्नावली गायब थी। राजा ने पूरे राज्य में सैनिक भेज दिए थे। जंगलों, पहाड़ियों, यहां तक कि गांव-गांव में तलाशी ली जा रही थी, पर किसी को कुछ नहीं मिला। भीमा को जब ये बात पता चली तो उसके मन में शक हुआ, क्या वो लड़की जिससे मैं मिला था वही राजकुमारी थी? उसी रात जब वो उसी जगह गया जहां उसे सिक्का मिला था, वहां कुछ अजीब हुआ। हवा बहुत तेज चलने लगी और उसे एक झाड़ी के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो चुपके से गया और देखा, 2 आदमी किसी को बांधकर ले जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर भीमा चौंक गया। एक आदमी बोला, राजकुमारी को छुपाकर रखना जब तक राजा सौदा नहीं मान लेते। भीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी सच में अगवा कर ली गई थी और वो इसी जंगल में थी। लेकिन अब सवाल ये था, वो 2 लोग कौन थे? राजकुमारी को कहां ले जा रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भीमा उसे बचा पाएगा? भीमा झाड़ियों में छुपकर उन दोनों अपहरणकर्ताओं का पीछा करने लगा। वो बेहद सावधानी से चल रहा था ताकि कोई आहट न हो। अचानक एक कांटा उसकी एड़ी में चुभ गया और वो हल्का सा कराहा। एक अपहरणकर्ता ने फौरन रुककर पीछे देखा, लेकिन झाड़ी में अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आया। वो बोला, यह जंगल डरावना है, हर चीज पर शक होता है। भीमा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो एक गुफा के पास पहुंचे और वहीं अंदर ले जाकर राजकुमारी को रस्सियों से बांधकर रख दिया। उनके जाने के बाद भीमा धीरे से गुफा के पास आया और फुसफुसाकर बोला, अगर आप वही हैं जिससे मैं उस दिन मिला था, तो मैं भी वही ग्वाला हूं। भीतर से एक धीमी आवाज आई, भीमा, तुम? राजकुमारी की आवाज कांप रही थी, पर उसमें उम्मीद की झलक थी। भीमा ने झट से कहा, चुप रहिए, मैं आपको बचाने आया हूं, लेकिन पहले मुझे समझना होगा ये लोग कौन हैं। अब भीमा कुछ दूरी पर जाकर पेड़ के पीछे छुप गया और उन 2 आदमियों की बात सुनने लगा। उनकी बातों से खुलासा हुआ, ये दोनों राजमहल के ही अंगरक्षक थे, पर उन्होंने
किसी बाहरी दुश्मन राज्य से मिलकर साजिश रची थी। मकसद था राजकुमारी को अगवा करके राजा से राज्य का एक हिस्सा और भारी धन उगाही करना। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। एक तीसरी आवाज आई, भारी और गूंजती हुई, तैयारी करो, कल सुबह जब सूरज उगेगा राजा के पास संदेशा जाएगा, और अगर वो नहीं माने तो राजकुमारी की लाश मिलेगी। वो तीसरा आदमी दिख नहीं रहा था, बस आवाज आई थी। भीमा कांप उठा। अब ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये एक दौड़ थी वक्त के खिलाफ। भीमा रात भर गुफा के पास ही छिपा रहा। थकावट से उसकी आंखें झपक रही थीं, लेकिन डर और चिंता के कारण वो सो नहीं पाया। सुबह होने से ठीक पहले वो जंगल में भागा, सीधा अपने एक दोस्त केतु के पास, जो गांव का सबसे होशियार और चालाक लड़का था। वो जंगल की हर पगडंडी, हर छुपी गुफा और राजमहल की पुरानी सुरंगों तक का रास्ता जानता था। भीमा ने फौरन सारी बात बताई। केतु बोला, ये तीसरी आवाज जो तुमने सुनी, मुझे शक है कि वो आदमी सेनापति विक्रम हो सकता है, राजा का दाहिना हाथ, लेकिन कई बार उसके फैसले संदिग्ध रहे हैं। भीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यही सच निकला तो इसका मतलब था साजिश राजमहल के अंदर से ही चल रही है। अब प्लान बना, केतु बोला। राजकुमारी को गुफा से निकालना आसान नहीं होगा, पर उस गुफा के पीछे एक पुरानी खदान की सुरंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम वहीं से अंदर जा सकते हैं। दोनों दोस्त रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वो दोनों मशालें लेकर खदान के रास्ते से गुफा की तरफ बढ़े। रास्ता तंग था, सांप बिच्छुओं से भरा, पर दोनों डर से नहीं रुके। जब वे गुफा के उस हिस्से में पहुंचे जहां राजकुमारी थी, उन्होंने देखा राजकुमारी एक कोने में बंधी हुई थी और तीनों गद्दार लोग उसके सामने खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, अब वक्त आ गया है, अगला सूरज तुम्हारा आखिरी होगा। लेकिन तभी भीमा की आवाज गूंज उठी, नहीं, आखिरी सूरज अब तुम्हारा होगा। सभी चौंक गए। भीमा और केतु हाथों में मशालें लेकर बाहर निकले। उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भीमा ने एक को मशाल से मारा और केतु ने दूसरे की टांग में छड़ी मार दी। फिर जैसे ही तीसरा आदमी भागने लगा, उसकी झलक मिली। वो सच में सेनापति विक्रम था। विक्रम भाग गया, पर जाते जाते वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। अब राजकुमारी तो बच गई, लेकिन साजिश अभी भी जिंदा थी। राजमहल में राजद्रोहियों की जड़ें कितनी गहरी थीं, और सेनापति विक्रम किसके साथ मिलकर खेल रहा था। भीमा, केतु और रत्नावली तीनों किसी तरह रातों रात महल की ओर निकले। राजकुमारी थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो किसी योद्धा से कम नहीं थी। सुबह से पहले वे छुपते छुपाते महल के पीछे बने पुराने कुएं से दाखिल हुए। ये वही रास्ता था जिससे रत्नावली बचपन में चोरी छिपे बाहर जाया करती थी। राजा जो गम में डूबा हुआ था, अचानक जब रत्नावली को जिंदा देखता है तो खुशी और हैरानी से उसकी आंखें भर आती है। राजा चिल्लाया, कौन था जिसने मेरी बेटी को अगवा किया? किसने किया ये विश्वासघात? रत्नावली ने सब कुछ बताया। सेनापति विक्रम की साजिश, अंगरक्षकों की गद्दारी और भीमा केतु की बहादुरी। राजा आग बबूला हो गया। सेनापति को तुरंत पकड़ने का आदेश हुआ। पर तभी महल में एक और झटका लगा। सेनापति विक्रम तो महल में पहले से ही मौजूद था। जी हां, वो खुद चलकर आया था, पर राजा के सामने एक नकली चेहरा लेकर। विक्रम ने कहा, महाराज, कोई साजिश नहीं है, ये सब एक चाल है। इन गांव वालों ने ही राजकुमारी को अगवा किया और अब महल की नजर में खुद को हीरो बना रहे हैं ताकि आपकी नजरों में चढ़ सकें। राजा एकदम चौंक गया। भीमा गुस्से से बोला, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अगर इसकी तलाशी ली जाए तो इसकी कमर में वही खास तलवार होगी जो मैंने गुफा में चमकती देखी थी। राजा ने विक्रम को घूरा और तलाशी का आदेश दिया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ चुका था।
और जैसे ही सैनिकों ने उसकी तलवार निकाली, उस पर वही चिन्ह उभरा, राज परिवार के खजाने का निशान जो गायब हुए सिक्कों पर होता है। अब राजा को यकीन हो गया। विक्रम चिल्लाया, तुम सोचते हो ये सब सिर्फ मेरी योजना थी? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ मोहरा हूं। असली बादशाह तो अब आएगा और तब तुम्हारा पूरा राज्य उसके कदमों में होगा। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। भीमा, जो अब तक सिर्फ एक ग्वाला था, एक साजिश के जाल में इतना अंदर घुस चुका था जहां अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं रही। राजा ने उसे गले से लगाया और कहा, भीमा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। आज से तुम सिर्फ ग्वाले नहीं, इस राज्य के रक्षक हो। लेकिन भीमा जानता था, खतरा अभी टला नहीं था। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है और वो कभी भी हमला कर सकता है। राजमहल में सेनापति विक्रम को बंदी बना लिया गया, पर राजा अब भी बेचैन था। विक्रम के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, असली बादशाह तो अब आएगा। कौन था ये असली बादशाह? राजा ने अपने गुप्तचर भेजे, पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी गई। भीमा अब महल में रहने लगा था। राजा ने उसे खास प्रशिक्षण के लिए महल के पूर्व योद्धा गुरु आचार्य कृपण को सौंपा। आचार्य ने पहले दिन ही कहा, गायों के पीछे भागने वाला अब तलवार से भागते शत्रु का सामना करेगा। भीमा ने दिन रात एक कर दिया। एक ओर वो तलवार चलाना, घुड़सवारी, रणनीति सीख रहा था। दूसरी ओर रत्नावली खुद उसे बुद्धि और राजनीति की शिक्षा देने लगी। इसी दौरान भीमा और रत्नावली के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा था। शब्दों में न सही, लेकिन नजरों में वो भरोसा था जो युद्ध से बड़ा होता है। एक दिन महल के उत्तर द्वार से धुएं और आग की लपटें उठीं। गांव वालों को लूटने की खबर आई। एक संदेशवाह खून से लथपथ भागता आया और गिरते हुए बोला, महाराज, शत्रु ने हमला कर दिया। उनका सेनापति बहुत भयानक है, उसका नाम है कालरक्षक। सुनते ही सारा महल स्तब्ध। कालरक्षक? उसका नाम कई वर्षों से सिर्फ एक दैत्य जैसे योद्धा की कहानी में सुना जाता था, जिसे कभी राजा के पूर्वजों ने युद्ध में हराया था। लेकिन अब वो जिंदा था और ताकतवर पहले से भी ज्यादा। कहा जाता है, कालरक्षक की तलवार हवा में चले तो सिर कटने का पता भी न चले। वो आग में न जलता, तीरों से न मरता और सिर्फ एक ही चीज से हारता है, सच की लौ से। अब असली युद्ध सामने था। राजा ने कहा, भीमा, तुम चाहो तो लौट सकते हो। ये युद्ध सामान्य नहीं है। भीमा ने सीधा जवाब दिया, मैं तब भी नहीं भागा था जब मुझे सिर्फ गायों का सहारा था। अब जब मेरी तलवार में राज्य की रक्षा है तो ये जान भी हाजिर है। अब युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, पर किसी को नहीं पता था, काल रक्षक ने पहले ही महल के अंदर अपना आदमी छोड़ दिया था और अगला वार वो सीधा भीमा के दिल पर करने वाला था। राज्य में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। महल के बाहर सैकड़ों सैनिकों की टुकड़ी तैयार थी और भीमा को बना दिया गया था मुख्य रक्षक सेना नायक। एक साधारण ग्वाले का, राजकुमारी का रक्षक और अब राज्य का योद्धा बनना, ये कमाल नहीं, किस्मत और हिम्मत का संगम था। पर काल रक्षक की साजिश अभी सिर्फ शुरू हुई थी। महल के अंदर राजकुमारी के निजी कक्ष की एक दासी माया, जिसे रत्नावली अपनी बहन की तरह मानती थी, वो अचानक कुछ ज्यादा ही शांत और रहस्यमयी लगने लगी थी। उसे किसी ने महल के गुप्त कक्ष में कुछ दबाते हुए देखा, पर इससे पहले कि कोई कुछ कहे वो मुस्कुराकर गायब हो गई। उसी रात भीमा अपने कक्ष में था कि अचानक दरवाजा खुला और एक सैनिक बोला, तुरंत चलिए, राजकुमारी को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। भीमा भागा। रत्नावली अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। उसके पास एक कटोरी पड़ी थी जिसमें कुछ काले निशान थे। साफ था, जहर मिलाया गया था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल था और फिर उसी कटोरी के पास से मिला भीमा का कमरबंद। राजा का शक टूट गया। भीमा, क्या तुमने मेरी बेटी के साथ विश्वासघात किया?
भीमा स्तब्ध रह गया। नहीं महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे फंसाया गया है। लेकिन आरोप पक्का था। राज्यसभा ने फैसला सुनाया, भीमा को युद्ध में शामिल होने का अधिकार नहीं, और जब तक सच्चाई सामने न आए उसे महल में बंद रखा जाए। उधर युद्ध शुरू हो चुका था। कालरक्षक की सेना ने उत्तर द्वार से हमला बोल दिया। राजा की फौज कमजोर पड़ रही थी। रत्नावली अब होश में आ चुकी थी, और जैसे ही उसे सच्चाई पता चली उसने सबसे पहले पूछा, भीमा कहां है? जब उसे भीमा की गिरफ्तारी का पता चला, उसकी आंखों में क्रोध, आंसू और दर्द एक साथ उतर आए। भीमा पर शक करके हमने सबसे बड़ी भूल की है। और तभी एक धमाका हुआ। महल की गुप्त दीवार फटी और कालरक्षक का एक आदमी अंदर घुसा। वो वही थी माया, जो राजकुमारी की सबसे भरोसेमंद दासी थी। मैंने ही जहर दिया था, मैंने ही भीमा का नाम फंसाया। और अब रत्नावली, तुझे कालरक्षक के सामने ले जाने का समय आ गया है। रत्नावली ने तलवार उठाई, लेकिन माया बहुत तेज थी, और ठीक उसी वक्त दरवाजा टूटा। भीमा अपने बंधन तोड़कर तलवार लेकर अंदर आया। माया, अब तेरी साजिश का अंत होगा, आजिश का अंत होगा। क्या अब भीमा माया से रत्नावली को बचा पाएगा? क्या राजा को उसका विश्वास दोबारा मिलेगा? और कालरक्षक कब सामने आएगा? कहानी अब पहुंच रही है उस मुकाम पर जहां हर वार सीधा दिल पर लगेगा। भीमा दीवार तोड़कर जैसे ही अंदर घुसा, माया चौंक गई। तुझे तो महल में कैद किया गया था। भीमा की आंखों में अब कोई गरीब ग्वाले की मासूमियत नहीं थी। वो बर्फ सी ठंडी और आग सी तेज थी। उसने कहा, मैं अब ग्वाला नहीं, उस सत्य की लौ हूं जो हर छल को जलाकर राख कर देगी। तलवारें टकराईं। माया, जो वर्षों से कालरक्षक की छाया में ट्रेनिंग ले रही थी, नाचते हुए वार कर रही थी। लेकिन भीमा ने गुरु कृपण से जो सीखा था, वो सिर्फ तलवारबाजी नहीं थी, वो धैर्य और दिशा का ज्ञान था। एक तगड़ा वार। माया की तलवार हाथ से छूटी। मारो मुझे भीमा, लेकिन जान लो मेरी मौत से कुछ नहीं बदलेगा। कालरक्षक अब आ चुका है और महल की नींव हिल चुकी है। भीमा ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा, जो अब तक सारी बात समझ चुका था, नीचे आया और पहली बार सबके सामने कहा, हमने अपनी आंखों से नहीं, अपने डर से देखा था। भीमा, तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया, बल्कि मेरी सोच को भी। राजकुमारी रत्नावली धीरे धीरे चली और सबके सामने आकर बोली, आज से मेरे रक्षक नहीं, तुम मेरे साथी हो और इस राज्य के सच्चे राजवीर। भीमा की आंखों में चमक थी, लेकिन वो जानता था युद्ध अभी बाकी है। उसी वक्त राज्य की सीमाओं पर कालरक्षक स्वयं सामने आया। एक काले कवच में ढका हुआ, उसकी आंखें चमकती थीं। उसके पीछे एक विशाल सेना खड़ी थी और उसके सामने एक पंछी उड़ रहा था, एक काला बाज जो सिर्फ मौत का संदेश देता था। अब समय आ गया है, वो ग्वाला जिसने मेरी चाल को तोड़ा, अब वो मेरे सामने आएगा और या तो झुकेगा या टुकड़ों में बंटेगा। राजमहल में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। भीमा ने राजा से एक वचन मांगा, मुझे अपनी तरह लड़ने दो, जैसे मैं हूं, बिना सिंहासन, बिना मुकुट, सिर्फ अपने लोगों के लिए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जाओ भीमा, अब ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध नहीं, ये हर उस दिल का युद्ध है जो सच्चाई के साथ धड़कता है। अब युद्ध का समय आ गया था। कल सूरज उगेगा, या तो सत्य की विजय होगी या फिर राज्य पर सदा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अगली सुबह पूरा राज्य खामोश था, मानो प्रकृति भी सांस रोके बैठी हो। राजमहल की छत से देखा जा सकता था काले धुएं में लिपटी एक विशाल सेना।
जिसके आगे आगे तलवार के बजाय भाले से बनी एक तख्ती पर लिखा था, तुम्हारा सूर्य अस्त होने वाला है, तैयार रहो, काल आ रहा है। भीमा युद्ध के मैदान में तैयार था, ना किसी राजा की तरह सजा धजा, ना सोने का कवच, बस एक साधारण गेरुआ वस्त्र, कमर में बंधी पुरानी तलवार, वही जिसे गुफा में उठाया था। राजकुमारी रत्नावली ने उसे जाते हुए बस इतना कहा, अगर लौटो तो विजयी होकर, और अगर ना लौट सको तो ऐसा नाम छोड़ जाना जो हर अन्याय करने वाले के दिल में कांप पैदा कर दे। भीमा मुस्कुराया, मैं ग्वाला था, अब समय है दुश्मनों की गिनती का, और वो चल पड़ा सीधा काल रक्षक की ओर। युद्ध शुरू हुआ। भीमा की सेना छोटी थी, लेकिन हर सैनिक भीमा का दीवाना था। उसने नारे नहीं लगाए, उसने हिम्मत बांटी, तलवार नहीं चलेगी तब तक जब तक भीतर आग न हो। सामने काल रक्षक, उसकी चाल भारी, आंखें ठंडी और हाथों में एक दैत्याकार तलवार। उसका पहला वार जैसे धरती कांप उठी हो। भीमा ने सामना किया, धड़ धड़ धड़, तलवारें टकराईं, घोड़े चिल्लाए, आसमान पर धूल छा गई। दोनों योद्धा बीच मैदान में भिड़ गए। भीमा ने एक वार किया, काल रक्षक पीछे हटा। फिर काल रक्षक ने भयानक झपट्टा मारा। भीमा की बांह से खून निकल आया। भीमा डगमगाया, लेकिन उसने गिरने से पहले एक छोटी सी थैली निकाली, जो गाय के दूध और मिट्टी से बनी औषधि से भरी थी। अपनी ही बांह पर मलते हुए वो बोला, अब जान गया तू। ग्वाले को कमजोर समझने की भूल मत करना। लड़ाई घंटों चली। राजा, रत्नावली, पूरा राज्य सांस रोके देख रहा था। और फिर भीमा ने अपनी आखिरी चाल खेली। उसने अपनी तलवार जमीन में घुसेड़ी और हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाया, जो उसकी मां ने एक बार सिखाया था, जब कोई हार निश्चित लगे तो धर्म से जीत मांगना। हवा थम गई। काल रक्षक ने एक जोरदार वार किया, लेकिन इस बार तलवार जमीन से टकराई और एक तेज प्रकाश निकला, जिसने काल रक्षक को अंधा कर दिया। भीमा ने छलांग मारी और सीधा काल रक्षक की छाती में तलवार घुसेड़ दी। धड़ाम! काल रक्षक जमीन पर गिरा। पूरा मैदान सन्नाटे में। और फिर अचानक गूंज उठा, जय हो भीमा। ग्वाला नहीं, राजवीर है ये। भीमा थका हुआ, खून में सना, लेकिन मुस्कुराता हुआ वापस महल लौटा। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, आज से राज्य के द्वार पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। भीमा वह जो ग्वाला था, लेकिन इतिहास बना गया। रत्नावली उसकी ओर चली और सबके सामने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम मेरे रक्षक नहीं, मेरे जीवन साथी हो। भीमा और रत्नावली ने वह अदृश्य खजाना देखा और वह गुप्त शक्ति सामने आई, जो राज्य की असली शक्ति थी। वो कुछ ऐसा था जिसे राजकुमारों और साम्राज्य के शासकों ने हमेशा से छिपाकर रखा था। यह एक प्राचीन शक्ति थी, जो न केवल युद्धों का निर्माण करती थी, बल्कि मनुष्यों के दिलों पर भी काबू पा सकती थी। अब गुफा में एक घना अंधेरा था, लेकिन भीतर से एक दूर से आती हुई रोशनी थी, जिसे देखकर भीमा और रत्नावली चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। भीमा ने कहा, यह वही शक्ति है जो हमारे शासकों को अदृश्य रूप से नियंत्रित करती है। यह शक्ति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि कुलीन वर्ग के लिए थी। यह वह लुचाई जड़ी बूटी है जो हर राज्य के सिंहासन के नीचे दबे हुए दिलों को सही रास्ते से हटा देती है। रत्नावली ने तंग सांस लेते हुए पूछा, क्या यह वही शक्ति है जिससे कभी हमारे शासक ने पूरी दुनिया पर राज करने की योजना बनाई थी? भीमा ने गहरी सांस ली। यह वही शक्ति है
लेकिन यह असल में हमारी स्वतंत्रता का शिकार बन गई थी। हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि यही वह बुराई है जो अंधेरे में बैठकर हमारे पूरे राज्य को खा जाएगी। दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी वस्तु के पास पहुंचे। यह एक स्वर्णमाला थी जो 3 प्राचीन रत्नों से बनी हुई थी। इन रत्नों के बीच एक धुंधला पौराणिक चिन्ह चमक रहा था, और इस चिन्ह से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र था कि भीमा और रत्नावली को एक झटका सा महसूस हुआ। इस स्वर्णमाला में वह शक्ति है जिसे शासकों ने प्राचीन समय से छिपाए रखा था। यह अदृश्य सत्ता ने केवल साम्राज्य नहीं, बल्कि मनुष्य के दिलों को भी नियंत्रित किया। भीमा ने अपने मुंह से कहा, लेकिन अब नहीं, अब हम इसे खत्म करेंगे ताकि कोई भी इसकी जाल में न फंसे। अचानक महल में एक तेज झंकार सुनाई दी। दोनों मुड़े और देखा, राजमहल की नींव हिलने लगी थी, मानो कोई बड़ी आंधी आ रही हो। भीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्वर्णमाला अब पूरी तरह से चमकने लगी थी और उसकी ऊर्जा ने महल को हिलाकर रख दिया था। यह क्या हो रहा है? रत्नावली ने घबराते हुए पूछा। भीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह शक्ति हम पर हावी हो रही है। महल का अस्तित्व इस पर निर्भर था, और अगर हम इसे अब न रोक पाए तो पूरा राज्य इसके तहत दब जाएगा। ठीक उसी समय राजा का दरवाजा खुला और वह पूरी सेना के साथ अंदर आया। राजा की आंखों में गहरी हताशा थी। भीमा, रत्नावली, यह स्वर्णमाला हमारे लिए अहम है। अगर इसे खत्म किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। यही वह शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। राजा ने धीरे से कहा, हमारे राज्य में असल में क्या छिपा है वह अब साफ हो चुका है। हम कभी नहीं चाहते थे कि इस शक्ति को कोई देखे, और अब आप इसे खत्म करने का विचार क्यों कर रहे हैं? भीमा की आंखों में गुस्सा और ठंडक दोनों थे। यह वही शक्ति है जो हमारे लोगों को गुलाम बनाती है और यह राज्य के सबसे गहरे राज को दबाती है। हम इसे खत्म करेंगे और हम सबको सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो फिर हमें इसे किसी और के हाथों में गिराना होगा। वह घड़ी आई। भीमा ने स्वर्णमाला को हाथ में लिया और जैसे ही उसके हाथों में ताकत आई, उसने उस माला को तोड़ डाला। एक विशाल ध्वनि हुई और सब कुछ खामोश हो गया। माला टूटते ही महल में सूरज की रोशनी की चमक घुसी, जैसे अंधेरे में एक नई सुबह आई हो। राजमहल के दरवाजे खुले और सभी शासक और लोग जिन्होंने कभी उस अदृश्य शक्ति से जकड़े हुए थे, वे अब स्वतंत्र हो गए। भीमा ने सिर उठाया। आज से हम सबको सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी और कोई भी शक्ति हमें अब नहीं दबा सकेगी। रत्नावली ने कहा, हमने इसे खत्म कर दिया और अब हम सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भीमा और रत्नावली ने राज्य में न्याय और सच्चाई की पुनर्स्थापना की। राजमहल अब वह स्थान नहीं था जहां साजिशें होती थीं, बल्कि वह एक आधुनिक साम्राज्य बन चुका था, जहां हर आदमी को स्वतंत्रता और सम्मान मिलता था। महल के हर कोने में अब रोशनी थी और भीमा का नाम हर दिल में गूंज रहा था। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन भीमा के दिल में एक अनकहा सवाल था। स्वर्णमाला को तोड़ने के बाद जो गहरी शक्ति महल में दबाई हुई थी, वह अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। लोगों को स्वतंत्रता मिल चुकी थी और राजा अब सच्चाई का पालन करने का वचन दे चुका था। लेकिन एक दिन जब भीमा अकेला अपने कक्ष में बैठा था, उसकी आंखों के सामने वही गुप्त नक्शा फिर से घूम रहा था जो उसने गुफा में देखा था। वह चिन्ह, वह रहस्यमयी संदेश राज्य के नीचे दबा कुछ और था। भीमा अब जान चुका था कि जितनी आसानी से वह स्वर्णमाला को नष्ट कर सकता था, उतनी ही आसानी से उसे उस समय की छुपी हुई सच्चाई को भी खोजने की आवश्यकता थी। नया खतरा सामने आ रहा था। दूसरे दिन महल के दरवाजे पर एक संदेश आया। संदेश में लिखा था, राज्य में एक और शक्ति दबाई हुई है जो दुनिया को शाश्वत अंधेरे में डुबो सकती है। इस बार यह शक्ति
स्वर्णमाला से भी बड़ी है और यह भीमा को परखा जाएगा। भीमा ने यह संदेश पढ़ते ही सख्त कदमों से महल के भीतर कदम रखा। राजा और रत्नावली भी उसके साथ थे, क्योंकि अब उन्हें भी महसूस हो चुका था कि स्वर्णमाला के नष्ट होने के बाद कोई और खतरा आ सकता है। यह संदेश किसने भेजा? राजा ने गंभीरता से पूछा। यह संदेश वह शक्तियां भेज रही हैं जो कभी राज्य में गुप्त रूप से हावी थीं। भीमा ने गहरी आवाज में कहा, हमने जो किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस राज्य के नीचे अभी भी बहुत कुछ दबा हुआ है। हम यह समझने में नाकाम रहे कि इस गहरी शक्ति को कैसे खात्मा किया जाए। अब हमें यह कदम उठाना ही होगा। एक नई खोज की शुरुआत। भीमा और रत्नावली ने फिर से वही गुफा और खजाना ढूंढने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुछ नया था। महल के भीतरी तहखाने में छिपे हुए गहरे मार्ग थे जो किसी भी शासक द्वारा कभी नहीं देखे गए थे। भीमा और रत्नावली ने उन मार्गों को खोलने के लिए अपनी खोज शुरू की, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, एक दूसरी शक्ति ने उन्हें घेर लिया। यह शक्ति और भी गहरी और प्राचीन थी और उसके पास महल के सबसे बड़े रहस्यों को बंद करने का तरीका था। भीमा ने कहा, यह वही शक्ति है जो राजाओं और उनके साम्राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखती थी। अब हमें इसे समझकर ही खत्म करना होगा, वरना हम फिर से उसके जाल में फंस सकते हैं। महल के गहरे रहस्यों का पर्दाफाश। भीमा और रत्नावली ने महल के उन अंधेरे रास्तों को पार किया जहां उनका सामना हुआ सिद्ध पुरुषों से जो प्राचीन मंत्रों और दृश्य शक्ति से चल रहे थे। उनके पास वो सभी वस्तुएं थीं जिनकी शक्ति दुनिया में सबसे अधिक थी। इन सिद्ध पुरुषों के नेता ने कहा, तुम लोग जो कुछ भी खोज रहे हो वो तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। यह शक्ति कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमसे जुड़ी हुई है। हमने इसे अपनी पहचान बना लिया था। भीमा ने कहा, हमने इस राज्य में सिर्फ न्याय और सत्य की खोज की है। तुम जो भी हो, हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करने आए हैं। सिद्ध पुरुषों का रहस्य। यह सिद्ध पुरुष जो खुद को आध्यात्मिक नेता मानते थे, असल में एक प्राचीन गुफा के रक्षक थे। उनका कहना था कि महल के नीचे एक और शक्ति छिपी हुई है, एक प्राचीन रत्न जिसे यदि सही समय पर उठा लिया गया तो वह सभी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन यह रत्न केवल सच्चे दिल वाले इंसान के पास ही आ सकता था और उसे लेने के लिए भी एक कठिन परीक्षा देनी होती थी। अंतिम परीक्षा। भीमा और रत्नावली ने सिद्ध पुरुषों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में था, क्या यह शक्ति वाकई हमें अपनी दुनिया बदलने का अवसर देगी या यह हमसे और भी ज्यादा भय पैदा करेगी? सिद्ध पुरुषों ने उन्हें अंतिम परीक्षा देने को कहा। तुम्हें इस रत्न को प्राप्त करने के लिए सच्चाई, विश्वास और समर्पण का रास्ता अपनाना होगा। सिर्फ वही व्यक्ति इस शक्ति को उठा सकता है जो अपनी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बना चुका हो। भीमा और रत्नावली ने हाथ मिलाया और एक साथ उस शक्ति की ओर बढ़े जिसके लिए उन्हें अपनी खुद की मानसिकता को पार करना था। क्या भीमा और रत्नावली उस शक्ति को प्राप्त करेंगे? क्या वे इससे दुनिया को एक नई दिशा दे पाएंगे, या फिर क्या यह शक्ति उन पर एक और खतरनाक रास्ता खोल देगी? अंतिम परीक्षा की घड़ी आ गई थी। भीमा और रत्नावली सिद्ध पुरुषों के सामने खड़े थे, जहां एक अंधेरे गुफा का रास्ता खुल चुका था। यह वही गुफा थी जहां राज्य की सच्चाई और उस अदृश्य शक्ति का रहस्य छिपा हुआ था। लेकिन अब यह गुफा उन्हें पूरी तरह से परखने वाली थी। सिद्ध पुरुषों ने कहा, तुम्हारे लिए यह रास्ता खुल चुका है, लेकिन याद रखो, यहां एक भयंकर शक्ति है जो केवल उन्हीं को पार करने देती है जो अपने आत्मविश्वास और सत्य से अडिग होते हैं। अगर तुम गिरते हो तो यह शक्ति तुम्हारे भीतर के अंधकार को और भी मजबूत कर सकती है। भीमा ने रत्नावली की ओर देखा और वह समझ गए कि अब उन्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। क्या उन्हें अपनी कभी
न हार मानने वाली इच्छा को बरकरार रखते हुए इस अंतिम अंधेरे गुफा को पार करना होगा। गुफा का रहस्य। जब भीमा और रत्नावली गुफा के भीतर कदम रखते हैं तो चारों ओर भयानक चुप्प का साम्राज्य फैल जाता है। यहां तक कि हवा में एक सन्नाटा था जो दिल को सिहरन में डाल देता था। जैसे ही वे गहरे अंदर जाते हैं, गुफा की दीवारों पर एक रहस्यमय चित्र उभरने लगता है। यह चित्र बहुत पुराने थे और इनमें एक पुराने राजकुमार की छवि थी जो एक खतरनाक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। भीमा और रत्नावली के सामने एक अजनबी आवाज गूंज उठती है। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि यह शक्ति सिर्फ ध्यान, आत्मसंयम और समर्पण से प्राप्त होती है? क्या तुम तैयार हो इसके लिए? भीमा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हम यहां सच्चाई के लिए आए हैं। हम किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा दिल सही दिशा में है। हम नहीं रुकेंगे। एक अप्रत्याशित मोड़। अचानक एक अजीब सी हलचल गुफा में होती है। सभी दीवारों से चमकते हुए चित्र एक साथ घूमने लगते हैं। तभी गुफा के बीच में एक काला धुआं निकलता है जो तेजी से फैलने लगता है। यह धुआं एक रहस्यमयी आकृति में बदल जाता है जो भीमा और रत्नावली के सामने खड़ी होती है। यह आकृति कुछ समय तक मौन रहती है, फिर बोल पड़ती है, तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह किसी भी शासक से अधिक कठिन है। यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी और यदि तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसे रहोगे। तुम जान ही नहीं सकते कि इस शक्ति के असली उद्देश्य क्या हैं। भीमा ने गहरी सांस ली और उसने कदम बढ़ाए। हम तैयार हैं। हमें यह जानने का हक है कि हमारे राज्य में सच्चाई क्या है। सच्चाई का पर्दाफाश। आकृति ने एक संगीन हंसी में कहा, तो तुम तैयार हो? यह शक्ति दरअसल मूल रूप से मनुष्य की आत्मा को चुनौती देती है। यह शक्ति उन लोगों से जुड़ी है जो अपने मूल सत्य को पहचानते हैं और जिन्हें किसी भी रूप में जकड़ा नहीं जा सकता। तुम जानते हो कि इसका उद्देश्य दुनिया को उसके असली रूप में देखना है, न कि जिस रूप में उसे शक्तिशाली लोग दिखाना चाहते हैं। आकृति ने अचानक अपना रूप बदलते हुए कहा, यह शक्ति सिर्फ एक छलावा नहीं है। यह हर चीज के बीच छिपी हुई असली सच्चाई को उजागर करने का एक साधन है। भीमा और रत्नावली ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें समझ में आ गया कि जो उन्होंने अब तक किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक नई दिशा की ओर। जैसे ही आकृति ने यह कहा, गुफा में सुनामी जैसी लहरें उठने लगीं। भीमा और रत्नावली को लगा कि वे अब इस शक्ति के साथ ही गुफा के भंवर में फंसने वाले हैं, लेकिन वह शक्ति अचानक सुलझने लगी। गुफा की दीवारों से सच्चाई की किरणें निकलने लगीं जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थीं। यह वही पल था जब भीमा और रत्नावली को समझ में आया कि राज्य की असली शक्ति सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उजागर होती है। उन्होंने इस गुफा से बाहर निकलते हुए संकल्प लिया कि दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें उनके सत्य से हटा नहीं सकती। लेकिन अब सवाल यह था, क्या यह नया मार्ग उन्हें अंधकार से उबारने के बजाय एक और शैतान से मिला देगा? क्या वे राज्य में असली बदलाव ला पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक और कदम होगा जिससे वे सहमे हुए रहेंगे? भीमा और रत्नावली की यात्रा अब एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गुफा से बाहर निकलते हुए उनकी आंखों में नए आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। जो भी शक्ति पहले उन्हें भयभीत करती थी, अब वही शक्ति उनके रास्ते का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि सिद्ध पुरुषों ने चेतावनी दी थी, यह शक्ति सिर्फ उनका सामना करने वाली नहीं थी, बल्कि उनके सामने आने वाली नई परीक्षाओं को भी जन्म देती थी। अब हमें अपने राज्य को फिर से सही दिशा में ले जाने का समय आ गया है, भीमा ने गंभीर स्वर में कहा। हम अब केवल शक्ति का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि राज्य के हर कोने में असली सच्चाई को फैलाना होगा। वह रहस्यमयी पत्र। जब वे महल के पास लौटे तो उन्हें राजमहल से एक अजीब पत्र मिला। यह पत्र किसी न किसी गुप्त हाथ से आया था और इसमें लिखा था,
तुमने जो किया वह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम्हें यह पता करना होगा कि जो तुमने महसूस किया क्या वह सही था। तुमने जो शक्ति को नष्ट किया वह केवल एक अध्याय था, लेकिन असली चुनौती अब सामने आएगी। तुम्हारे राज्य की अंतिम परीक्षा तुम्हारे ही दिल में है। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? पत्र पढ़ने के बाद भीमा और रत्नावली के चेहरों पर चिंता और अनिश्चितता का भाव था। यह पत्र साफ साफ चेतावनी दे रहा था कि उनकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक और बड़ी परीक्षा उनके इंतजार में है। एक दिन महल के अंदर अचानक से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों ने मुझे अनजाने में छोड़ दिया। यह आवाज महल के भीतर से आई थी और वह आवाज गहरी और रहस्यमय थी, मानो कोई पुरानी आत्मा बात कर रही हो। भीमा और रत्नावली ने तुरंत देखा कि महल के सभी दरवाजे बंद हो गए थे और आधिकारिक दस्तावेजों में छिपा हुआ एक नया रहस्य सामने आया। यह दस्तावेज एक पुरानी किताब का हिस्सा थे जिसे राजमहल के पुस्तकालय में बंद कर दिया गया था। भीमा ने उस किताब को खोला और उसमें लिखा था, यह शक्ति जो तुम्हें मिली है एक कुलीन वर्ग की श्रापित पहचान है। यह शक्ति सिर्फ एक मूल वस्तु की रक्षा करती है जो कभी तुमसे बिछड़ चुकी थी। वह वस्तु है विश्व का संकल्प। विश्व का संकल्प, एक नई चुनौती। भीमा और रत्नावली को अब यह समझ में आ गया कि स्वर्णमाला और गुफा के रहस्यों के पीछे जो ताकतें थीं वे सिर्फ एक हिस्सा थीं। महल में छिपी यह नई शक्ति विश्व के संकल्प से जुड़ी हुई थी जिसे कभी सम्राटों ने नियंत्रित किया था। यह एक ऐसी ताकत थी जो मनुष्य के दिलों को जीतने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। यह क्या है? रत्नावली ने आश्चर्य से पूछा। भीमा ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही शक्ति है जिसे हम समझने से पहले केवल राजमहल के भीतर महसूस कर सकते थे। हमें इसे समझने के लिए उस अजनबी शक्ति से मिले हुए पुस्तक के अंतिम अध्याय को पढ़ना होगा। किताब के अंत में एक गहरी छिपी हुई जानकारी थी जो यह बताती थी कि विश्व का संकल्प एक वह शक्ति थी जिसने प्राचीन समय में मानवता का नियंत्रण किया था, लेकिन अब यह शक्ति मुक्त हो चुकी थी और यह उन लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकती थी जो इसको अच्छे उद्देश्य से चाहते थे। भीमा और रत्नावली ने सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिए गए अंतिम संदेश को याद किया। वे समझ गए थे कि अब उन्हें अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक नई दृष्टि देनी होगी। यह दृष्टि सिर्फ सत्ता या शोषण नहीं, बल्कि समाज में हर एक व्यक्ति की समानता और सम्मान को लागू करती थी। भीमा और रत्नावली को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि राज्य का वास्तविक भविष्य उनकी सच्चाई और नेक नियत पर निर्भर करेगा। क्या वे विश्व के संकल्प को नियंत्रित करने के बजाय इसे राज्य की ताकत में बदल सकेंगे? क्या वे अगले कदम में उस शक्ति को सभी की भलाई के लिए उपयोग कर पाएंगे? अचानक महल के आंगन में आकाश में बादल घेरने लगे। यह संकेत था कि अब सच्चाई का अंतिम परीक्षण आ चुका था। क्या यह नया युग शुरू होने वाला था या पुरानी शक्ति फिर से राज्य पर हावी हो जाएगी? आकाश में उमड़ते बादल, महल के आंगन में गहरा सन्नाटा और वातावरण में एक चुप्पी। भीमा और रत्नावली खड़े थे। हाथ में वही किताब थी जिसमें विश्व का संकल्प की कहानी थी। अब तक वे जो कुछ भी देख चुके थे वह केवल चीजों के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश थी, लेकिन अब उन्हें उस गहरी शक्ति का सामना करना था जिसे उनके लिए राज्य और दुनिया की एकता में बदलना था। भीमा, यह क्या हो रहा है? यह आकाश, यह बादल, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, रत्नावली ने चिंतित स्वर में कहा। भीमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह शक्ति नहीं, यह सच्चाई की परीक्षा है रत्नावली। हमें खुद को साबित करना होगा। अब हमें न केवल अपने राज्य को बल्कि दुनिया को समझने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। राज्य में अचानक से एक अजीब बदलाव आया। लोग जो पहले खुश थे अब गहरी चिंता से घिरे हुए थे। उनकी आंखों में भय और अविश्वास था, जैसे किसी बड़ी शक्ति का सामना करने की हिम्मत न हो। राज्य के दरवाजों पर एक अजीब सी ताले की आवाज सुनाई दी और हर स्थान पर
सत्ता की दीवारें गिरने लगीं। यह सब कुछ जैसे एक संकेत था कि विश्व का संकल्प अब केवल राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाला था। भीमा और रत्नावली ने महसूस किया कि महल के भीतर भी कुछ बदल चुका था। वह काला धुआं फिर से सम्राट के कक्ष में उभर आया था और उसकी घनी धुंध में एक नया चेहरा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह तुम क्या कर रहे हो? भीमा ने उस अजनबी शख्स से पूछा जो धुआं में छिपा हुआ था। उस शख्स ने धीरे धीरे अपने चेहरे का पर्दा उठाया और सामने खड़ा हुआ कोई बेहद पुराना और शक्तिशाली व्यक्ति था जो राज्य के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। तुमने जो किया वह सब कुछ एक परीक्षण था, लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होती है। तुम जानते हो कि विश्व का संकल्प केवल तुम्हारे राज्य का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का परीक्षण है। तुम क्या जान सकते हो जो मुझे मालूम है? उस अजनबी ने कहा। उसकी आवाज में समान रूप से खतरनाक और आकर्षक शक्ति थी। भीमा और रत्नावली को समझ में आ गया कि वह व्यक्ति केवल एक शक्तिशाली प्राणी नहीं था बल्कि राज्य के असली नियंत्रण का स्वामी था। यह वही शख्स था जिसने महल और गुफा में गहरे रहस्यों को छिपाया था। वह राज्य का अंतिम न्यायाधीश था जो एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जिसे पूरी दुनिया में कोई भी जानता नहीं था। अजनबी ने एक और रहस्यमय सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि जो तुम चाहते हो वह सच्चाई होगी, या तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम्हारी नजरों से समझी गई एक छलावा है? क्या तुम दुनिया को उस रास्ते पर ले जाओगे जहां असली शक्ति और स्वतंत्रता का अस्तित्व है? भीमा और रत्नावली ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें न केवल उनके फैसले बल्कि पूरे राज्य का भविष्य निर्भर था। वे अब उस परंपरा से निकलकर नए रास्ते पर थे जहां सत्य की पहचान सिर्फ उस व्यक्ति को मिल सकती थी जो उसे अपनी आत्मा से समझे। दुनिया के लिए एक नई दिशा। अजनबी की आवाज अब और भी गहरी हो गई। तुमने जो तय किया था वह समय अब समाप्त हो चुका है। राज्य में असीमित शक्ति का प्रभाव अब पूरे विश्व में फैल जाएगा। क्या तुम तैयार हो? भीमा ने एक लंबी सांस ली, फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, हमने जो भी किया है वह सभी के भले के लिए किया है। हम राज्य और दुनिया को उसी दिशा में ले जाएंगे जहां हर किसी को समानता और न्याय मिलेगा। अजनबी की आंखों में अब कोई आशंका नहीं थी बल्कि एक गहरी समझ थी। तुम सही हो, लेकिन यह शक्ति केवल तुम पर निर्भर नहीं है। यह तो तुम हर उस व्यक्ति से प्राप्त करते हो जो इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलता है। भीमा और रत्नावली ने एक दूसरे को देखा और सचमुच महसूस किया कि सच्चाई का रास्ता न केवल कठिन था बल्कि हर एक इंसान के विश्वास पर निर्भर करेगा। राज्य में हर नागरिक का योगदान अब इस परिवर्तन का हिस्सा बनने जा रहा था। जैसे ही वे उस अजनबी की आवाज को सुनते गए, गुफा से वह रहस्यमयी शक्ति फिर से प्रकट हुई। यह वही शक्ति थी जिसने समाज और सत्ता को हमेशा एक नई दिशा दी थी। अब समय आ चुका था कि वह शक्ति पूरे राज्य को वास्तविक रूप में दिखाए। राज्य के दरवाजे खोलने का समय था और भीमा और रत्नावली को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन से सच्चाई के साथ इस नए युग की शुरुआत करनी थी। क्या वे इस परिवर्तन का सामना कर पाएंगे? क्या वह अजनबी शक्ति उनके रास्ते में रुकावट बनेगी या एक नई शुरुआत का कारण बनेगी? क्या राज्य सच्चाई के साथ एक नया मोड़ ले पाएगा या फिर दुनिया भर में अंधकार का राज स्थापित होगा? महल के भीतर गहरा सन्नाटा था और राज्य की धरती पर एक नई शक्ति का प्रभाव महसूस किया जा रहा था। भीमा और रत्नावली ने उस अजनबी शक्ति के सामने खड़े होकर अपने दिल की आवाज सुनी। वे जानते थे कि अब यह समय था सच्चाई और समानता का, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे इस परिवर्तन के जिम्मेदार होंगे? अजनबी शक्ति की आंखों में अब एक नई समझ थी जो पहले नहीं थी। वह जान चुका था कि भीमा और रत्नावली ने सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है और यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वह राज्य के लिए नहीं
बल्कि सिकी की देसी ईटा, बल्कि हर व्यक्ति के लिए था। यही कारण है कि तुम दोनों इस चुनौती को पार कर पाए। वह बोला। भीमा ने गहरी सांस ली और कहा, यह रास्ता सरल नहीं था, लेकिन हमें विश्वास था कि जब तक हम सच्चाई और न्याय की ओर बढ़ते रहेंगे, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने विश्व का संकल्प पूरा किया है। अब यह तुम्हारी सच्चाई है जो राज्य और दुनिया को एक नई दिशा में ले जाएगी। राज्य में एक नई सुबह आई। राज्य की हर गलियों, हर घरों में समानता, शांति और प्रेम का वातावरण था। लोग भीमा और रत्नावली के नेतृत्व में एक नई दिशा में चल पड़े थे, जहां हर किसी को सम्मान और अधिकार मिला। राजमहल के दरवाजे खुले थे और सभी को समान अवसर दिए गए थे, चाहे वह गरीब हो या अमीर, राजा हो या साधारण नागरिक। राज्य का हर नागरिक अब यह महसूस कर रहा था कि वह अपने लिए नया भविष्य बना सकता है। भीमा और रत्नावली ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सभी की आवाज सुनी जाए और सभी को समान अवसर मिले। उनकी कड़ी मेहनत और विश्वास ने राज्य में एक ऐसा बदलाव लाया जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अजनबी शक्ति, जो पहले राज्य का गहरा रहस्य थी, अब अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का प्राचीन संरक्षक था, जिसे सच्चाई और संतुलन बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। वह अब भीमा और रत्नावली के मार्गदर्शन में काम करने के लिए तैयार था, ताकि राज्य में असली शक्ति और समानता हमेशा बनी रहे। भीमा और रत्नावली की जो यात्रा शुरू हुई थी, वह केवल शक्ति और सच्चाई की खोज तक सीमित नहीं रही। यह यात्रा मानवता, प्रेम और समानता के लिए एक नया अध्याय लिखने की ओर बढ़ी थी। उन्होंने न केवल अपने राज्य को बदल दिया, बल्कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में सच्चाई की बीज बो दी थी। राज्य अब शांति, प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ चुका था, और हर कोई यह जानता था कि यदि सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाए, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह कहानी एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी, और अब यह यादों के रूप में सम्राट और राजकुमारी की विरासत में बदल चुकी थी। कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा।